बच्चों आज हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का बायसिंग पढ़ने जा रहे हैं। बायसिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के साथ कनेक्शन करते हैं, वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं, तो उसे हम लोग बायसिंग कहते हैं। अब हम जो वोल्टेज देंगे, मतलब वो एसी देंगे कि डीसी देंगे? डीसी वोल्टेज देंगे। और हम डीसी में दो तरीके का बायसिंग पढ़ेंगे, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड का क्या है, तो उसमें हम पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है पीएन जंक्शन डायोड में, उसका कनेक्शन हाई वोल्टेज यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करेंगे और एन का कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो वोल्टेज से करेंगे। यानी पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप कनेक्टेड टू लो वोल्टेज दैट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इट इज नोन एज पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड, राइट। तो समझते जरा, हम फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो हेड डालिए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जरा याद करिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम कोई भी बायसिंग नहीं करते थे, याद करिए जरा, यहां पर एक डेप्लेशन लेयर बनता था। यहां बताओ, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो यहां मेजॉरिटी में होल्स होते थे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते थे। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक दो, ये लाखों में थे होल, और इलेक्ट्रॉन गिने चुने थे 2 4 10 100। तो ये होल्स मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। यहां पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में थे और होल्स हमारे माइनॉरिटी में थे। ऐसे ये होल्स थे माइनॉरिटी। यहां पर प्लस इमोबाइल आयन थे और यहां पे माइनस इमोबाइल आयन थे। प्लस से माइनस इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता था और यहां पर एक नकली बैटरी, फिक्टिशियस बैटरी, ये माइनस ये प्लस, और इस बैटरी को वोल्टेज को बोलते थे हम लोग बैरियर वोल्टेज। और ये बैरियर वोल्टेज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ट्रांसफर होने से रोक देता था और कोई भी करंट हमको नेट में पीएन जंक्शन डायोड में नहीं मिलता था, क्योंकि यहां से जितना डिफ्यूजन करंट होता था, यहां उतना माइनॉरिटी की वजह से ड्रिफ्ट करंट होता था। इतनी बातचीत हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम इसका फॉरवर्ड बायसिंग करने जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब समझो, ये मान लो डेप्लेशन लेयर का थिकनेस डी है और ये हमारा बैरियर वोल्टेज है। हम इसका फॉरवर्ड बायसिंग करें तो पी टाइप का कनेक्शन हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप का कनेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किए। और ये जो वोल्टेज होता है, ये एरो बना दिया है। एरो बनाने का मतलब है इसमें रियोस्टेट लगा है और उस रियोस्टेट की मदद से हम इसके वोल्टेज को वेरी कराएंगे। मान लो हम तुमसे कहें हम ये सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड के लिए बात करें, मान लो ये सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड है, जर्मेनियम का भी हो सकता है। तो मान लो पीएन जंक्शन डायोड ये सिलिकॉन का है। तो मैंने आपसे कहा था सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट, ये होता था 0.7 वोल्ट। मान लो ये वोल्टेज हमने 0.1 वोल्ट अप्लाई किया। कितना? 0.1 वोल्ट। तो जरा बताओ, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस किया ये माइनस किया। तो प्लस से माइनस बताओ, इधर की तरफ जो फील्ड आएगा वो बताओ इस फील्ड के, ये वाला फील्ड बताओ इस फील्ड के अपोजिट है, अपोजिट है। यानी बताओ ये वाला जो वोल्टेज है, ये बताओ जो बैरियर वोल्टेज होगा उस बैरियर वोल्टेज के बताइए अपोजिट आ रहा है। तो आप हमको बताओ, अगर ये प्लस है तो होल बताओ प्लस होते हैं, तो ये प्लस इन होल्स को इधर की तरफ रिपेल करेगा। और ये बताओ माइनस है तो यहां मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो बताओ यहां का प्लस टर्मिनल इन होल्स को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को डेप्लेशन लेयर की तरफ धक्का मारेगा। यहां का नेगेटिव टर्मिनल यहां के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बताइए जरा डेप्लेशन लेयर की तरफ धक्का मारेगा। तो बताओ ये डेप्लेशन लेयर चौड़ी होगी कि दबने लगेगी? ये दबने लगेगी। तो बताओ इसकी लेयर की जो थिकनेस है, बताओ वो थिक होने जा रही है कि थिन होने जा रही है? तो ये बताओ लेयर की थिकनेस थिन होने जा रही है। अगर अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में
ये थिकनेस अगर डी है तो बताओ फॉरवर्ड बायस में ये थिकनेस डी से कम होने जा रही है, राइट। तो जरा समझिएगा, और उसकी वजह हमने आपको समझाई कि ये प्लस होल को इधर की तरफ पुश करेगा, ये माइनस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ पुश करेगा, तो ये होल इधर से डेप्लेशन लेयर को, इलेक्ट्रॉन इधर से डेप्लेशन लेयर को दबाएंगे, तो ये डेप्लेशन लेयर की बताइए जो थिकनेस होगी वो थिन होती चली जाएगी। तो अगर हम देखें कुछ ऐसा नजर आने वाला है हमको इस पीएन जंक्शन डायोड में। देखिए पहले ये डेप्लेशन लेयर यहां हुआ करती थी, इतनी हुआ करती थी, अब ये डेप्लेशन लेयर इतनी बची है, इतनी बची है, और ये थिकनेस बची डी डैश, डी डैश, डेप्लेशन लेयर डी डैश बचा। पहले कितना था, डी ज्यादा था, अब डी डैश कम, और यहां तक पहुंच गए हमारे होल्स, यहां तक ये होल्स पहुंच गए, और यहां तक आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में, और ये डेप्लेशन लेयर की थिकनेस श्रिंक करती जा रही है। और यहां पे जो इफेक्टिव वोल्टेज बचेगा मतलब वो बैरियर वोल्टेज माइनस अप्लाइड वोल्टेज, यानी बैरियर वोल्टेज 0.7 था और तुमने 0.1 अप्लाई किया तो ये बताओ 0.6 वोल्ट ही बचा। तो डेप्लेशन लेयर की थिकनेस जो है वो घटने लगी। ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग का केस है, ये मान लो 0.1 वोल्ट है। तो बताइए जो बैरियर वोल्टेज होता है वो बैरियर वोल्टेज नहीं बदलता है, बैरियर वोल्टेज तो सिलिकॉन के लिए 0.7 है तो 0.7 ही रहेगा। हाँ इफेक्टिव बैरियर कम होने लगता है, डेप्लेशन लेयर की थिकनेस भी कम होने लगती है। ये ध्यान रखिएगा, डेप्लेशन लेयर की थिकनेस कम होगी, इफेक्टिव वोल्टेज, बैरियर वोल्टेज माइनस अप्लाइड वोल्टेज बताओ 0.6 ही बचा, कम होने लगा, तो इफेक्टिव बैरियर घटने लगा। इफेक्टिव बैरियर का मतलब समझो कुछ ऐसा है, ये था हमारा बैरियर, ये था बैरियर, और ये हाइट थी हमारी 0.7 वोल्ट। थोड़ी देर के बाद जब हमने 0.1 अप्लाई किया तो ये बैरियर ऐसे हो गया, अब ये हाइट बची 0.6 वोल्ट, पहले ये 0.7 वोल्ट था। अब बताओ अगर हम इस वोल्टेज को, हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाते हैं, और जैसे जैसे बताओ अगर हम इसको 0.1 से 0.2 कर दें, बताओ 0.2 करोगे तो ये डेप्लेशन लेयर की थिकनेस और घटेगी, और ये बताओ 0.5 बचेगा, तो ये बैरियर बताओ और कम हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और जब बताइए हम ये बढ़ा बढ़ा करके 0.7 के बराबर ले आए, कितना, 0.7 बैरियर वोल्टेज के बराबर कर दें, तो बताओ ये डेप्लेशन लेयर की थिकनेस घट के 0 हो जाएगी, और बताओ जो यहाँ पे इफेक्टिव बैरियर है वो 0 हो जाएगा, और ये ग्राफ बताओ ऐसे फ्लैट हो जाएगा। और फ्लैट होने का मतलब समझिए, जब ये फ्लैट हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनके लिए अब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, अब कोई बैरियर नहीं होगा। पी टाइप के होल एन टाइप की तरफ, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ फ्रीली मूव करने लगेंगे, और ये डायोड करंट का कंडक्शन करने लगेगा। यानी फॉरवर्ड बायसिंग में बैरियर वोल्टेज के आगे डायोड का बिहेवियर एक कंडक्टर के जैसा हो जाता है, ऐसा लगता है कि उसका रेजिस्टेंस खत्म हो गया, उसका बैरियर खत्म हो गया, और वो आसानी से P2N फॉरवर्ड करंट सप्लाई करने लगा। तो जरा समझना, मैं तीसरा फोटो बनाऊं। अगर ऐसा हो जाए बैरियर वोल्टेज के बराबर अप्लाइड वोल्टेज हो जाए, बैरियर वोल्टेज के बराबर अगर अप्लाइड वोल्टेज हो जाए तो समझना जरा बेटा क्या होगा इस केस में। इस केस में कुछ ऐसा हमको देखने को मिलेगा, देखिएगा ये जो डेप्लेशन लेयर थी ये घटते घटते 0 हो गई। यहां मेजॉरिटी में कौन है, होल्स, ऐसे। यहां मेजॉरिटी में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। और ये बताओ फॉरवर्ड बायसिंग का केस है, और ये वोल्टेज हमने V बराबर VB लिया है। तो बताओ इस केस में जो इफेक्टिव बैरियर होगा बताओ वो 0 हो जाएगा, थिकनेस ऑफ डेप्लेशन लेयर 0 हो गया, थिकनेस ऑफ डेप्लेशन लेयर
डिप्लेशन लेयर बैनिश कर गया, जीरो हो गया। और अब पता क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन, ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन, और इधर के होल इधर जाने लगेंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आने लगेंगे, यानी पी टाइप के होल एन में और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी में आसानी से चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। और अब हम कहेंगे इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को बताइए फ्लो करने में कोई भी बैरियर का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब कोई उनको रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये कब की बात है, जब हमने ये वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के बराबर करा। क्लियर? अब समझो, अगर हम तुमसे कहें इस केस में रिकॉम्बिनेशन जब स्टार्ट हो गया तो चार्ज यहां से यहां फ्लो हो गया, अब हम देख रहे हैं कि यहां से करंट का फ्लो होना धीरे धीरे शुरू होगा और इसे बोलेंगे फॉरवर्ड करंट, और वो करंट P से N की तरफ फ्लो करेगी, P से N की तरफ। बताओ फॉरवर्ड करंट किधर से किधर, P से N की तरफ फ्लो करेगी, राइट। और ये डायोड बताइए कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा कब, जब एप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के बराबर या इससे ज्यादा। अगर थोड़ा ज्यादा कर दें, अभी हम इस वोल्टेज को और बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ये बताओ डेप्लेशन लेयर पूरी तरीके से खत्म हो गई। उसके बाद यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो लाखों में है करोड़ों में है वो P से N जाने लगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो लाखों करोड़ों में है वो N से P जाने लगे, और P से N हमको एक फॉरवर्ड करंट लार्ज करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर देखने को मिलेगी, और उस करंट को बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, और वो मिली एम्पियर ऑर्डर की करंट होती है, राइट। तो देखिए भाई, इतना पहले फोटो बनाइए फिर हम आगे बताएं। इतना फोटो बनाइए। अब देखिए भाई, अगर हम आपसे कहें इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, फॉरवर्ड बायस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद मैं जितना बोलूंगा उसके पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा ताकि आप रिवीजन कर पाएं। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। हम पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और करंट मेजर करना चाहते हैं, तो हम यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाएंगे पैरेलल में, और अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो P टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, N टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर एक हमने मिली एम्पियर अमीटर लगाया, और ये हमारा वेरिएबल वोल्टेज, और ये मान लो इसके बैरियर वोल्टेज से बड़ा। अगर बैरियर वोल्टेज देखो, अमीटर का कनेक्शन हमेशा सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर का कनेक्शन हमेशा पैरेलल में होता है, तो हमें इस डायोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज रीड करना है तो हम इस वोल्ट मीटर को डायोड के साथ पैरेलल में जोड़ेंगे, और अगर हमें इस डायोड से जाने वाली करंट रीड करना है तो हम मिली एम्पियर मीटर को डायोड के साथ सीरीज में जोड़ेंगे। और ये वोल्टेज अगर ग्रेटर देन VB है तो बताओ, अगर ये वोल्टेज ग्रेटर देन VB है तो यहां से जो करंट जाएगी, अब उस करंट को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड करंट, और ये फॉरवर्ड करंट बताओ मिली एम्पियर ऑर्डर की होगी, ठीक है। और ये बताओ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब समझिए जरा, इसका हम लोग VI करेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं। कौन सा? VI वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं। VI करेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं, समझना बेटा।
बताओ जब ये वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होगा तो इसका व्यवहार एक कंडक्टर के जैसा होगा और ये अपने में से फॉरवर्ड करंट को पास होने देगा। और ये करंट बताइए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की, तो आपका जवाब होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की, राइट। और अगर आइडियली बात करें तो एक आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो होता है और आइडियल डायोड एक कंडक्टर वायर की तरह बिहेव करता है। अगर कभी भी लिखा हो आइडियल डायोड तो आप समझ जाइए उसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो और उसका व्यवहार फॉरवर्ड बायस में एक वायर की तरह हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में एक वायर की तरह हो जाएगा। तो समझते जरा, हम यहां पे बनाने चले वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पहले समझो बेटा क्या है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में हम एक टेबल बनाते हैं ऐसे, समझिएगा जरा, ऐसे हम टेबल बनाते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे V और एक तरफ हम लिखेंगे I, ठीक है। हम वोल्टेज के साथ करंट को देखेंगे, इधर V इधर I। जब हमने वोल्टेज जीरो रखा, करंट जीरो, ये I मिली एम्पियर में है और ये वोल्ट में है। जब हमने 0.1 वोल्ट किया, मान लो ये सिलिकॉन है, तो बताओ सिलिकॉन का जो बैरियर वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है। तो बताओ जब हमने ये 0.1 वोल्ट लगाया तो डेप्लेशन लेयर की थिकनेस थोड़ी कम हुई लेकिन अभी भी इफेक्टिव बैरियर है। अगर बताओ हमने 0.1 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज लिया तो इफेक्टिव बैरियर 0.6 वोल्ट है, अभी भी बताओ करंट क्या होगा, जीरो। हमने 0.2 लिया, जीरो करंट। हमने बताओ ये 0.7 वोल्ट लिया, यहां पे करंट बताओ अभी तक जीरो है। इसके आगे धीरे धीरे करंट का बढ़ना शुरू होगा, राइट। अब हमने जैसे ये 0.8 वोल्ट लिया, इसके बाद हमने देखा 1 मिली एम्पियर। हमने वोल्टेज और बढ़ाया, मान लो 0.9 वोल्ट किया, हम देख रहे हैं 3 मिली एम्पियर। अब करंट बढ़ने लगी। तो बताओ यहां से लेकर के यहां तक कोई करंट कंडक्ट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जब तक हमारा अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक डायोड करंट का कंडक्शन नहीं करता है। और जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज बताओ बैरियर वोल्टेज को एक्सीड करता है तब हमारे डायोड का व्यवहार एक कंडक्टर की तरह होता है और वो करंट का कंडक्शन स्टार्ट करता है, राइट। लेकिन अगर आइडियल डायोड कहते थे तो आइडियल डायोड का व्यवहार एक वायर के जैसा होता है और आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो होता है, राइट। तो पहले समझें इसका IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। हम लोग यहां पर Y एक्सिस पर करंट दिखा रहे हैं, X एक्सिस पे वोल्टेज दिखा रहे हैं। तो यहां देखो हम लिखेंगे 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट और यहां लिखा है 0.7 वोल्ट, यहां लिखा है 1 वोल्ट, यहां लिखा है 2 वोल्ट, ऐसे। तो समझिए जरा कहने का क्या है। यहां से जैसे जैसे हम 0.7 वोल्ट तक जाते हैं ग्राफ ऐसे ही रहता है टेंडिंग टू जीरो। इसके बाद ये करंट बढ़ना शुरू और फिर ये करंट एक्सपोनेंशियली राइज करता है। इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पर ये करंट बताओ जहां तक जीरो रहती है, जहां से ये करंट बढ़ती है उस वोल्टेज को बोलते हैं हम लोग कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज, इसी को नी वोल्टेज भी कहा जाता है। नी वोल्टेज, नी मतलब घुटने जैसा, ये बताओ घुटने के जैसा बना हुआ है इसलिए से नी वोल्टेज, ठीक है। इसी को कुछ लोग कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, कुछ लोग इसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसको कहीं कहीं पे आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी पढ़ेंगे। थ्रेशोल्ड वोल्टेज यानी वो वोल्टेज जिसके आगे हमको करंट मिलना शुरू होगी और जहां तक बताओ करंट क्या है, जीरो। बताओ यहां से यहां तक करंट जीरो क्यों है? क्योंकि हमारा अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम है
तो डेप्लेशन लेयर की थिकनेस घट तो रही है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। बैरियर की हाइट कम तो हो रही है लेकिन पूरा बैरियर फ्लैट नहीं हुआ है। जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के बराबर, डेप्लेशन लेयर की थिकनेस जीरो, हमारा बैरियर इफेक्टिव बैरियर जीरो हो गया। बताओ वो बैरियर खत्म हो गया, फ्लैट हो गया। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बताओ P2N होल और N2P इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना पॉसिबल हुआ। और जैसे ही हम अपना वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से थोड़ा बढ़ाएंगे तुरंत हजारों लाखों करोड़ों में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल P से N की तरफ, इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ, और हमको बताइए एक्सपोनेंशियली करंट का बढ़ना नजर आएगा। तो इसके बाद ये करंट देखो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने अभी तक IV ग्राफ स्ट्रेट लाइन देखा था। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि जितना वोल्टेज बढ़ाया, अगर 1 वोल्ट वोल्टेज बढ़ाने पे करंट 1 एम्पियर बढ़ रही है तो अगला 1 वोल्ट बढ़ाने पे फिर करंट 1 एम्पियर ही बढ़ेगी। तो हम बोलते थे ऐसे में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता था। ऐसे डिवाइसेस को ओमिक डिवाइस कहते थे जो ओम्स लॉ को फॉलो करते थे, V बराबर IR को ओबे करते थे। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनका ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। कैसे? नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो इनके लिए हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं लेकिन यहां पर हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। किसकी? डायनेमिक। सवाल ये आता है सर डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है? तो डायनेमिक का मतलब हुआ बदलता हुआ रेजिस्टेंस। यहां हर इक्वल वोल्टेज बढ़ाने पर इक्वल करंट में चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए इनको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का हमेशा बदल रहा है। तो ध्यान दीजिए डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लो हम 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग गए, हमने देखा यहाँ पे करंट I1 लिखा है मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में होगा। फॉरवर्ड करंट, ये फॉरवर्ड करंट है मिली एम्पियर। अच्छा बताओ फॉरवर्ड करंट किधर से किधर है? P to N। फॉरवर्ड करंट जा रहा है P से N की तरफ। और बताओ हम 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग गए तो हमने देखा यहां पे करंट हो गया I2 मिली एम्पियर। तो बताओ बेटा ये एंगल अगर थीटा है तो यहां अगर हम tan थीटा लगाएं तो tan थीटा की वैल्यू आएगी दिस वन। ये हुआ डेल्टा I और ये हुआ डेल्टा B। ये हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया तो डेल्टा I अपॉन डेल्टा B, दिस इज कॉल्ड 1 अपॉन R डायनेमिक। 1 अपॉन R डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा डेल्टा B अपॉन डेल्टा I। तो इस ग्राफ का कहीं पर भी हम जो स्लोप लेंगे वो हमको डेल्टा I अपॉन डेल्टा B देगा 1 अपॉन डायनेमिक रेजिस्टेंस। यानी कुल मिलाकर के हम तुमको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे हमसे रेजिस्टेंस नहीं पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, या हमसे डायनेमिक रेजिस्टेंस कहेंगे और वो डायनेमिक रेजिस्टेंस कहेंगे कि इस पॉइंट पे बताओ, तो हम उस पॉइंट पे जाके स्लोप लेंगे और जो स्लोप आएगा वो IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 1 अपॉन डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा, या डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा B अपॉन डेल्टा I होगा। और ये डेल्टा B वोल्ट में है, I हमारा मिली एम्पियर में है फॉरवर्ड करंट। ठीक है, यहां तक देखो ये हमारी कट ऑफ स्टेज है जहां पे कोई करंट नहीं है, इसे बोलते हैं कट ऑफ स्टेज ऑफ PN जंक्शन डायोड। इसके आगे हमारी ये स्टेज कट इन स्टेज है, कट इन स्टेज जहां से ये करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा, इसीलिए इसे हम लोग कट इन वोल्टेज बोलते हैं। आई थिंक क्लियर? बोलो भाई, कोई डाउट? तो मैं अपनी बात को जरा समराइज कर दूं और फिर मैं एक एक करके पॉइंट्स लिखवा दूं जितना भी मैंने समझाया है। मैंने कहा कि जब हम PN जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, मान लो हमने सिलिकॉन क्रिस्टल का PN जंक्शन डायोड लिया, उसका बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। हमने जो बैटरी जोड़ी फॉरवर्ड बायस P टाइप का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई वोल्टेज से, N टाइप का कनेक्शन लो वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल से। मान लो बैटरी का वोल्टेज हमने 0.1 लिया तो बैरियर वोल्टेज 0.7 माइनस 0.1 0.6 बचा। डेप्लेशन लेयर की थिकनेस थोड़ी सी कम हुई लेकिन अभी भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर
उस डेप्लेशन लेयर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और वो डायोड करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बताओ करंट अभी भी क्या है, जीरो। हमने और बैरियर वोल्ट वो हमने बैटरी का वोल्टेज 0.2 वोल्ट किया, हमने देखा कि इफेक्टिव बैरियर 0.7 माइनस 0.2 0.5 वोल्ट हो गया, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डेप्लेशन लेयर को पार नहीं कर पा रहे हैं, डायोड करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा, अभी भी करंट जीरो है। जब हमने अपना वोल्टेज 0.7 वोल्ट किया तो वहां तक करंट जीरो है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी करंट मिलना शुरू होगी, और जैसे ही हम 0.7 वोल्ट से वोल्टेज बैटरी का बढ़ाएंगे, हमने क्या देखा कि जब हमारा वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के बराबर था, डेप्लेशन लेयर थिन होते होते एक सिंगल लाइन बची थी जहां पे इलेक्ट्रॉन होल्ड का रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया था, और जैसे ही हमने बैटरी का वोल्टेज ये वाला वोल्टेज थोड़ा और बढ़ाया, ये वेरिएबल वोल्टेज थोड़ा और बढ़ाया, हमने देखा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल पी से एन, इलेक्ट्रॉन एन से पी इजीली ट्रांसफर होना शुरू हो गए और हमको एक्सपोनेंशियली करंट का मिलना स्टार्ट हो गया। हमने देखा कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड एक कंडक्टर की तरह काम करने लगा। कब? जब हमारा अप्लाइड वोल्टेज उसके बैरियर वोल्टेज को एक्सीड कर गया। तो हमने उसका करैक्टरिस्टिक ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ पाया कि जब तक हमारा वोल्टेज नी वोल्टेज 0.7 बैरियर वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता तब तक करंट जीरो है, उसके बाद करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। और यहां पर ये आई भी करैक्टरिस्टिक ग्राफ ओम्स लॉ को अभी नहीं करता है। इसका मतलब पीएन जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं और इनके लिए हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, और जहां पे रेजिस्टेंस निकालना होगा वहां पे हम स्लोप देखेंगे। आई थिंक क्लियर? कोई डाउट? नोट करिए, नोट करिए। और आगे हम लोग ऐसे बनाया करेंगे, अगर हमें वोल्टेज देखना तो वोल्टेज हमेशा पैरेलल में वोल्ट मीटर, और करंट देखना तो करंट सीरीज में। ऐसे हमको क्वेश्चन में मिला करेगा, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट, ठीक है बेटा, पहला पॉइंट लिखें, इफ द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, if the terminal of a battery is connected to, ऐसे लिखें, if the positive terminal of a battery is connected to p side, if the positive terminal of a battery is connected to p side and negative terminal to the n side, then PN junction is said to be forward biased. Then PN junction is said to be forward biased. Then PN junction is said to be forward biased. तो हम लोग PN जंक्शन को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड। दूसरा पॉइंट, द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल, decreases and majority charge carrier that is whole from p side, and electron from n side, begin to flow towards the junction, right? अगला पॉइंट, the diffusion of electron and holes into depletion layer decreases its thickness
and effective resistance across PN junction also decreases also decreases अगला पॉइंट, when applied voltage exceed barrier voltage then majority charge carrier start flowing easily across the junction and set up a large current ब्रैकेट में लिख लो मिली एम्पियर, set up a large current milliampere called forward current and this current increases with increase in applied voltage. And this current is due to majority charge carrier. कह रहा जब ये वोल्टेज इस डायोड के बैरियर वोल्टेज से ज्यादा, तो कह रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप के होल एन की तरफ, एन के इलेक्ट्रॉन पी की तरफ बड़े आराम से फ्लो करने लगते हैं, यानी जो बीच में बैरियर था डेप्लेशन लेयर में वो बैरियर खत्म हो चुका है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होना इजीली स्टार्ट हो गया है और वो डायोड करंट का कंडक्शन स्टार्ट कर दिया है। और अब हम बताओ जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये करंट लीनियरली नहीं बढ़ती है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो इसके नीचे एक लाइन लिखिए, द VI ग्राफ is not a straight line. The VI graph is not a straight line. That is a junction diode does not obey Ohm's law. This shows non-ohmic behavior. राइट। अच्छा, अब इस करैक्टरिस्टिक के बारे में मैं एक दो पॉइंट लिखवाऊंगा। ये जो ग्राफ बनाया है मैंने इसके बारे में एक पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिख लो, फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग VI करैक्टरिस्टिक ग्राफ। पहला पॉइंट लिखें, इनिशियली द करंट increases very slowly. Initially the current increases very slowly. ब्रैकेट में लिख लो नेग्लेजिबल, till the voltage across the diode increases a certain value, called knee voltage. तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, शुरुआत में जब तक कि हमारा अप्लाइड वोल्टेज या डायोड के अक्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज है
वो नी वोल्टेज को एक्सीड नहीं कर जाता तब तक करंट लगभग जीरो रहती है, नेग्लेजिबल बढ़ती है, और नी वोल्टेज के आगे करंट तेजी से बढ़ना शुरू करेगी। तो अगला पॉइंट लिखें, आफ्टर द नी वोल्टेज, आफ्टर द नी वोल्टेज the diode current increases, after the knee voltage the diode current increases, the diode current increases rapidly, the diode current increases rapidly, ब्रैकेट में लिख लो एक्सपोनेंशियली, रैपिडली ब्रैकेट में लिख लिए एक्सपोनेंशियली, ब्रैकेट में लिखें एक्सपोनेंशियली, even for very small increase in, even for very small increase in, even for very small increase in applied voltage, very small increase in applied voltage, कह रहे हैं अब इसके बाद अप्लाइड वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, करंट अचानक तेजी से बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगी। फुल स्टॉप वाले लिखें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, majority charge carrier feel negligible resistance, feel negligible resistance at the junction, majority charge carrier feel negligible resistance at the junction। ये कब की बात हो रही बेटा, जब अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से आगे, नी वोल्टेज के आगे की बात हो रही है। अगला पॉइंट, आइडियल डायोड, अगला पॉइंट लिखें, आइडियल डायोड ऑफर, आइडियल डायोड ऑफर जीरो रेजिस्टेंस, आइडियल डायोड ऑफर जीरो रेजिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, आइडियल डायोड ऑफर जीरो रेजिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर in forward bias condition, in forward biased condition, it behave like, it behave like conductor, it behave like conductor in forward bias condition, it behave like conductor in forward biased condition, it behave like conductor in forward biased condition। मतलब समझो जरा कहने का क्या है, मतलब समझिए जरा कहने का क्या है। हम पूरी बात एक बार डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दें। अब हम सारे फोटो एक साथ बनाना चाहते हैं ताकि आपको मेरी बात पूरी समझ में आ जाए कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है। मैं एक बार सारे फोटोग्राफ बना के दिखाऊंगा फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है। ठीक, फॉरवर्ड बायस्ड में ये मान लो पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, मैं इसका फॉरवर्ड बायसिंग करने चला, ये डेप्लेशन लेयर है, ये पी है, ये एन है, यहां मेजॉरिटी में होल्स हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, यहां मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है और माइनॉरिटी में कुछ होल्स होंगे ऐसे, यहां कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पे प्लस था, यहां माइनस था, प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये बताओ यहां पे एक फिक्टिशियस बैटरी बनता था जिसे हम लोग बैरियर वोल्टेज बोलते थे, सिलिकॉन का था, तो ये मान लो 0.7 वोल्ट था। जब हमने ये वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं तो पी टाइप कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल, एन टाइप कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन, और ये वोल्टेज हम समय के साथ बदलेंगे। यहां एक रियोस्टेट कनेक्टेड है और ये वोल्टेज मान लो हम तुमसे कहते हैं 0.2 वोल्ट है, चलो कितना, 0.2 वोल्ट। तो देखो क्या होगा, जब ये 0.2 वोल्ट होगा तो इसका पिक्चर ये होगा,
ये थिकनेस अगर डी थी तो बताओ ये प्लस, यानी यहां प्लस यहां माइनस, ये प्लस इन होल को इधर धक्का मारेगा, ये माइनस इलेक्ट्रॉन को यहां धक्का मारेगा, तो होल और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस डेप्लेशन लेयर को दबाना शुरू करेंगे और ये डेप्लेशन लेयर श्रिंक करने लगेगा। इस डेप्लेशन लेयर की थिकनेस घटने लग गई और यहां तक पहुंच गए होल्स ऐसे, और यहां तक पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, और इतना बचा डेप्लेशन लेयर का थिकनेस जो पहले इतना बड़ा हुआ करता था। ध्यान से देखिएगा, और ये हमारा 0.2 वोल्ट का वोल्टेज लगाया था हमने। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां जो इफेक्टिव बैरियर है वो बेटा 0.5 वोल्ट बचा है। कैसे निकाला, बैरियर वोल्टेज माइनस अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि ये बैरियर वोल्टेज ऐसे था और इफेक्टिव अप्लाइड वोल्टेज ऐसे था, तो इफेक्टिव बैरियर इधर प्लस इधर माइनस जो बचा है वो 0.5 वोल्ट बचा है। ठीक है, यानी तुम ऐसे समझ सकते हो, ये जो हाइट होती थी बैरियर की, ये हाइट होती थी, हमने पढ़ाया था, ये हाइट अगर 0.7 वोल्ट की थी तो ये घट के अब 0.5 वोल्ट की हाइट बची है। बात समझ में आ गई होगी। यानी जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है यहां के होल, अभी वो यहां से यहां इतनी हाइट को नहीं चढ़ पा रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी भी मेरे लिए बैरियर है। अभी भी बताओ बेटा करंट कितनी है, 0, अभी भी ये डायोड करंट को फ्लो नहीं करा रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, अप्लाइड वोल्टेज जस्ट इक्वल टू बैरियर वोल्टेज, तो जब अप्लाइड वोल्टेज इज जस्ट इक्वल टू बैरियर वोल्टेज, उस केस में ये डेप्लेशन लेयर बैनिश कर गया, घट के 0 हो गया। ऐसे समझिए, ये यहां के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और यहां के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये और ये अप्लाइड वोल्टेज जस्ट इक्वल टू बैरियर वोल्टेज। तो देखो भाई, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर प्लस था इधर माइनस था, प्लस ने होल को इधर धकेला, माइनस ने इधर धकेला, और ये डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है, थिकनेस बताओ वो 0 हो गई और इफेक्टिव बैरियर खत्म हो गया। इफेक्टिव बैरियर खत्म हो गया, बीच में जो बैरियर था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए वो खत्म हो गया। यानी वो कर्व ऐसे, जो ऐसे हुआ करता था, अब पता है वो कैसा हो गया, ये था पहले बैरियर वोल्टेज, अब वो ऐसे हो गया इफेक्टिव बैरियर, बैरियर वोल्टेज माइनस अप्लाइड वोल्टेज 0 हो गया। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां के होल और इधर के इलेक्ट्रॉन, बताओ इधर जाने के लिए और ये इधर आने के लिए अब इनको कोई भी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बीच का बैरियर खत्म हो चुका, टूट चुका है बैरियर। अब क्या हुआ, जैसे अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से थोड़ा बढ़ाया, देखना अब क्या हुआ। अब ये हुआ कि बैरियर टूट गया भाई, यहां के जो होल्स हुआ करते थे और यहां के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, यहां के इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, और ये अप्लाइड वोल्टेज और ये अप्लाइड वोल्टेज नी वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज से ज्यादा, तो यहां के होल इधर जाने लग गए, ये होल इधर जाने लग गए और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आने लग गए, इधर आने लग गए, और हमको होल की डायरेक्शन में या करंट के उल्टा हमको एक फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर ऑर्डर की देखने को मिली। और अब ऐसा लग रहा है कि ये डायोड एक कंडक्टर की तरह काम करने लगा। कब, जब अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को एक्सीड कर गया। तो ऐसा लगता है कि आइडियल डायोड की अगर बात करें, अगर आइडियल डायोड बोल दूं मैं, आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड का जो बैरियर वोल्टेज होता है उसे हम 0 मान लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 होता है। तो बताए फॉरवर्ड बायस में अगर एक आइडियल डायोड है, ये प्लस ये माइनस हमने से फॉरवर्ड बायस किया है, तो इसको आप सर्किट में एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस्ड बाय ए कंडक्टिंग वायर, रिप्लेस्ड बाय ए वायर।
आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो, और जहां डायोड है वहां आप एक वायर मान सकते हैं और वो करंट को बड़े आराम से कंडक्ट कराएगा, राइट। ये पूरी स्टोरी है। ये आइडियल डायोड नहीं है, क्यों? इनमें बैरियर वोल्टेज है। आइडियल डायोड वो है जो एक वायर की तरह काम करें, राइट। ये आइडियल डायोड नहीं है, इनका तो बैरियर वोल्टेज है। ये तो तभी काम करेंगे जब यहां का वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा। बात समझ में आ रही है? नोट करिए, नोट करिए। मतलब समझाते हैं जरा इस बात का हम आपको कि आइडियल डायोड है या ऐसा डायोड लगाया जाए जिसका बैरियर वोल्टेज है, तो क्या डिफरेंस होगा, जरा इस बात को समझाते हैं हम आपको। दोनों का क्या मतलब, पहले ये स्टोरी एकदम क्लियर होनी चाहिए। और ये बताओ, नॉन ओमिक डिवाइसेस थी, क्योंकि हमने देखा इनका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। कुछ देर तक तो करंट जीरो रही, नी वोल्टेज के बाद करंट अचानक से एक्सपोनेंशियली राइज करना शुरू कर दी। हटा दें। अब देखिए, हम लोग रिवर्स बायस्ड के बाद एक क्लास पूरी, पहले रिवर्स बायसिंग पढ़ाएंगे एक क्लास में, फिर एक क्लास में केवल न्यूमेरिकल करेंगे डायोड के, ठीक है। तो पहले जरा हम आपको आइडियल डायोड और ऐसा डायोड जिसका बैरियर वोल्टेज दिया गया है उनके बारे में थोड़ा न्यूमेरिकली बेस्ड बात करें कि क्या मतलब इस बात का। जरा ध्यान दीजिएगा। मान लो हम आपसे कहें कि हमारे पास एक ऐसे कोई डायोड लिखा है, ऐसे लिखा है, और ये मान लो एक जर्मेनियम का डायोड है और उसका बैरियर वोल्टेज मान लो 0.2 वोल्ट लिखा है, ठीक। और यहां पर एक रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम लिखा है, और यहां हमने एक बैटरी लगा रखी है, और मान लो ये बैटरी का जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 10.2 वोल्ट है। चलो, ये बैरियर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हमने 10.2 वोल्ट ले लिया समझाने के लिए, ठीक है। एक केस हमने ये लिया, ऐसे लिखा है, ये डायोड है और कुछ नहीं लिखा, इसका बैरियर वोल्टेज नहीं दिया है, तो आप इसको एक आइडियल डायोड समझेंगे। और यहां एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम, और यहां एक हमने बैटरी लगा रखी है और इसका वोल्टेज 10.2 वोल्ट है, 10.2 वोल्ट। आपसे कहा जाए कि करंट इन सर्किट बताइए, ठीक है। करंट इन सर्किट, तो ध्यान दीजिए, यहां 10.2 का रेंज, और ये बताओ 0.2 तक तो कोई भी करंट कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो 0.2 वोल्ट तो इसको चाहिए करंट फ्लो करने के लिए। तो बताओ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो आया केवल 10 वोल्ट। वो बढ़िया समझ लीजिए कि यहां से 10.2 वोल्ट, तो बताओ 10.2 वोल्ट में इसने कहा कि हमने बताइए 0.2 वोल्ट तक तो कोई भी करंट कंडक्ट करा ही नहीं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा बताओ वो आएगा 10 वोल्ट। और अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट तो यहां से जो करंट आएगी वो आएगी 10/10 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। बढ़िया समझ लीजिए। अगर कभी ऐसा डायोड दे दिया जाए जिसका बैरियर वोल्टेज है, तो आप पहले क्या करो कि ये पता करो इसका बैरियर वोल्टेज अगर 0.2 है तो 0.2 वोल्ट ये ड्रॉप करेगा, 0.2 वोल्ट तो इसको चाहिए करंट फ्लो कराने के लिए, तो 10.2 में से 0.2 इसको मिल गया। अब जो 10 वोल्ट है वो बताओ यहां आएगा। क्लियर? कोई डाउट? अब आओ, यहां देखो 10.2 ही है, अगर ये आइडियल डायोड है तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो, और इसका व्यवहार एक वायर के जैसा
इस 10.2 में से इसे 10.2 चाहिए था कंडक्शन के लिए, ये कह रहा 0.2 वोल्ट के आगे ही हम कंडक्शन करेंगे, तो 10 वोल्ट से मिला, 0.2 वोल्ट से मिला। अब क्या हुआ, 10.2 में से ये कह रहा मैं तो वायर, तो 10.2 वोल्ट पूरा का पूरा यहां पर होगा, 10.2 वोल्ट पूरा का पूरा यहां होगा। तो बताओ बेटा यहां जो करंट आएगी वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो 10.2 अपॉन 10, आंसर होगा 1.02 एम्पियर। ये करंट होगी, इसे आप जरा नोट कर लीजिए, नोट करिए। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हेडिंग डालिए, अभी ऐसे सवाल बहुत सारे हम लोग करेंगे आगे क्लासेस में। हेडिंग डालें रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, और ये हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक लेक्चर में हम लोग कवर करते चलेंगे, आप एक एक क्लास पे फोकस करिएगा। आज मैं यहीं रोक रहा हूं, अगली क्लास में मिलते हैं।